Hello students, in today's video lesson we are taking another important topic of electromagnetism, that is Biot-Savart law. This law is given by two famous scientists, that is John Baptiste Biot and Felix Savart. This law interrelates the magnetic field with the current. Okay, as we know very well that all magnetic fields are due to the currents or due to the intrinsic magnetic moments of particle. So this law will relate the magnetic field due to any current carrying conductor. Okay, this law is similar to the Coulomb's law in electrostatics. It means it has some similarity with the Coulomb's law and some dissimilarity with the Coulomb's law. Okay, we will study these similarities and dissimilarity with the Coulomb's law further. Okay, so first we are taking the what is Biot-Savart's law and how does it connect the magnetic field with the current carrying conductor or current flowing in a given conductor. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Biot-Savart लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, तो क्या है Biot-Savart लॉ, देखो समझते हैं. Biot-Savart लॉ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक ए कंडक्टर. आप कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हो. लेट वी से वी हैव ए कंडक्टर, ठीक है. लेट वी से उस कंडक्टर को मैंने बोल दिया XY, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है. दिस कंडक्टर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, लेट वी से. ओके, लेट I करंट बी फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. और आपको पता है ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करके दिखा दिया था कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है. तो मान लेते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P पॉइंट, जिसको आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हो. उस P पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है. तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंडक्टर वुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ व्हेन दिस कंप्लीट और दिस होल कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल करंट एलिमेंट्स, ठीक है. ये पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग हमें समझ में आया कि Biot-Savart's लॉ स्मॉल एलिमेंट्स, लेंथ एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. और उसके अकॉर्डिंग P पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया. उस एलिमेंट को हम लोग, उस एलिमेंट की लेंथ को मैं DL से डिनोट कर देता हूं. ऑब्वियसली अगर इस पूरी वायर से I करंट फ्लो कर रहा है तो उस छोटे से करंट एलिमेंट से भी कितना I करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है. और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के अंदर उस छोटे से करंट एलिमेंट को मैं करंट एलिमेंट वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है. करंट एलिमेंट वेक्टर बोलने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जो IDL में छोटा सा करंट एलिमेंट लूंगा, इसकी मैं डायरेक्शन मान के चलूंगा, ठीक है. और मोस्ट ऑफ टाइम अगर वो मान लेते हैं वो करंट एलिमेंट वेक्टर आपने ये वाला लिया होता तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट इज ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है. क्लियर है. ओके, सेकंड थिंग हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट R बी द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट, ठीक है. वो करंट एलिमेंट वेक्टर आप कहीं भी मान सकते हो. अगर आपने वो करंट एलिमेंट वेक्टर यहां माना होता तो वो डिस्टेंस हो जाती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की उस करंट एलिमेंट वेक्टर से कितनी, R. तो R हो गई पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट वेक्टर. करंट एलिमेंट वेक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गया R के बराबर, ठीक है. लेट पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द करंट एलिमेंट वेक्टर. करंट एलिमेंट वेक्टर के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है. तो Biot-Savart लॉ क्या कहता है आपको, Biot-Savart लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है. हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड को दो और नामों से भी जाना जाता है. एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है. तो हम बोल रहे हैं according to Biot-Savart law the magnetic field induction, small amount of magnetic field induction at point P is directly proportional to IDL. पहले तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट एलिमेंट वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. Secondly, the magnetic field induction at point P is depending on या is inversely proportional to the square of position vector from the current element vector, ठीक है. करंट एलिमेंट वेक्टर से पोजीशन वेक्टर कितना था, P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर R था, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है. तो ये फाइनली it depends on the angle, sign of the angle between current element vector
एंड पोजीशन वेक्टर। करंट एलिमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? थीटा डिग्री का एंगल है, उसका साइन लेना है तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ इस छोटे से करंट एलिमेंट वेक्टर की वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी that magnetic field would be dB and it would be depending on IDL sin theta divided by आर स्क्वायर। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। ठीक है, ओके। सेकेंडली, जब आप इस dB को आप निकालोगे, dB है आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो लेट वी पुट ए कांस्टेंट K हियर, तो आपके पास कंप्लीट बायो-सैवर्ट्स लॉ हो जाएगा dB इज इक्वल टू KIDL sin थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है तो आप इसका डेफिनेटली क्या कर दोगे? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पॉइंट पे पता चल गया तो कंप्लीट वायर की वजह से निकालने के लिए उसका क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड थिंग क्या है कि जो P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे दोगे आप लोग? क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी लॉ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो इस लॉ को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू, ठीक है, K यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, पहले K के बारे में बता देता हूं। K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर है, और K की वैल्यू SI सिस्टम के अंदर, इन SI सिस्टम, ठीक है, K विल बी रिटर्न एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, जैसे आप लोग कुलम्स लॉ के अंदर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते थे, ऐसे ही बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर आप लोग K की वैल्यू पुट की जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई के बराबर। ठीक है, और अगर यही K की वैल्यू CGS सिस्टम में लेते हैं तो द वैल्यू ऑफ K कंसिडर टू बी 1। ठीक है, K की वैल्यू 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने एक नई टर्म पढ़ी यहाँ पे म्यू नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू एक्चुअली में इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होती है इसकी वैल्यू। क्लियर है, तो न्यूमेरिकली जब भी हम लोग म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू रखेंगे वी विल ऑलवेज पुट 10⁻⁷ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, M फॉर मीटर है, पर एम्पियर मतलब करंट के लिए यूज किया गया है। क्लियर है, ओके। सेकेंडली इस म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस म्यू नॉट को कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, वैक्यूम के अंदर ही मैंने इसकी वैल्यू बताई है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैक्यूम के अंदर म्यू नॉट और 4 पाई वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो K की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सेकेंडली IDL को हम लोग यहाँ पे करंट एलिमेंट वेक्टर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो IDL इज कंसिडर्ड एज करंट एलिमेंट वेक्टर। एक आपके पास R है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर R वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, R से डिवाइड कर देता हूँ, तो नीचे क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा, और R से मल्टीप्लाई होने के बाद R वेक्टर आ जाएगा। और क्योंकि साइन थीटा इन्वॉल्व है तो साइन थीटा के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो हम लोग इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL का क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाई R³। ठीक है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, वैसे इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, तो इसको डायरेक्शन देने के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रूल पढ़ा रहा हूं। इस रूल को कहा जाता है राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, सॉरी इसको। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल बोला जाता है। ठीक है, पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग अपना राइट हैंड लेते हैं, उस राइट हैंड की पाम को ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहां थंब है, वो थंब देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर या किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी गिवन बाय थंब,
अपनी पाम को ऐसे स्ट्रेच करके हम लोग अपनी टिप ऑफ फिंगर्स को उस साइड कर लेते हैं जिस साइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो देखो जैसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर आइडियल एलिमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने अपनी फिंगर्स की टिप उस साइड कर ली जिस साइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। पाम उसी साइड कर लेनी है, पाम को आपको ये आपकी इधर वाले हिस्सा आप क्या बोलते हो, पाम बोलते हो, ठीक है। तो पाम उस साइड रख देनी है और आधी फिंगर्स को क्या कर देना है, कर्ल कर देना है, ठीक है। आधी फिंगर्स कर्ल होने के बाद आपकी टिप ऑफ फिंगर जिस साइड जा रही है ना उधर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन होगी। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, आपने पाम और टिप ऑफ फिंगर उस साइड कर ली जिस साइड आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और आधी फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ट, ठीक है। पहले तो मैं ये यहां बता देता हूं, यहां एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये बोला जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर साइन कन्वेंशन एक कॉमन साइन कन्वेंशन है जो सब लोग यूज करते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बोर्ड, परपेंडिकुलर टू पेपर लगा लो या परपेंडिकुलर टू बोर्ड लगा लो, परपेंडिकुलर टू बोर्ड और इनवर्ड्स होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड होगी, हम वहां पे साइन यूज करेंगे एन सर्कल्ड क्रॉस का, ठीक है, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। जब भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बोर्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे एन सर्कल्ड डॉट का, ठीक है, डॉट करके उसको एन सर्कल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों साइन कन्वेंशन है ये ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, दिस साइन कन्वेंशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द करंट ऑल्सो, करंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना वो परपेंडिकुलर के बोर्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाएगा और करंट एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड जाएगा करंट, ठीक है। तो इनवर्ड जाने के लिए क्रॉस साइन यूज किया जाएगा और जब भी करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड आता है तो डॉट वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। सेकेंडली दिस सेम साइन कन्वेंशन विल बी यूज्ड इवन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द एनी पार्टिकल और एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज किया जाएगा। तो मीनिंग सिंपल है कि इस यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट के अंदर कोई भी क्वांटिटी जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड जा रही होगी या परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड बताने के लिए क्रॉस वर्ड एनसर्कल्ड क्रॉस साइन लगाया जाएगा, ऐसे क्रॉस साइन लगाया जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड बताने के लिए ऐसे डॉट साइन लगाया जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस और डॉट साइन कहां से आए हैं, तो जनरली आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो बनाई जाती है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इस एरो का आप लोग देख रहे होंगे, इस एरो का आगे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है पॉइंटेड एंड बोलते हैं उसको, आगे वाले हिस्से को, ठीक है। और एरो के पीछे वाले हिस्से को बोला जाता है फेदर एंड, FEATHER, फेदर एंड, ठीक है। तो फेदर एंड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपको एरो का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग वर्ड यूज करोगे क्रॉस, और जब भी कोई किसी चीज का पीछे वाला हिस्सा आपको तब दिखाई देगा व्हेन दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। और इसी पेन का पॉइंटेड हिस्सा आपको तब दिखाई देगा व्हेन दिस पेन इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो जब भी पॉइंटेड एंड दिखाई दे रहा होगा तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकती है, वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड होगा, और जब डॉट होगा तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये कॉमन साइन कन्वेंशन है, याद रख लेना। तो इस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग क्या आया कि इस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट के ऊपर इस करंट एलिमेंट की वजह से आई परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, और मैंने कहा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड के लिए एनसर्कल्ड क्रॉस वर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपका बायो-सावर्ट लॉ था, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, स्मॉल करंट एलिमेंट्स, स्मॉल करंट एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, बायो-सावर्ट लॉ है, उसको हम लोग अगर नेक्स्ट में मैं कन्वर्ट दिखाऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा कॉलम्स लॉ से, तो बहुत सारी इसके अंदर सिमिलरिटीज होंगी, बहुत सारी डिससिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ ली है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ आपने यहां पढ़ा।